सदियों पुरानी बात है। किसी शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम जमशेद था और दूसरे का नाम अरमान था। दोनों बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती लोहे के बंधन जैसी मजबूत थी। जमशेद एक लकड़हारे का बेटा था जो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने घर का पेट पालता था। अरमान एक मछुआरे का बेटा था जो दरिया के किनारे मछलियां पकड़ता और उन्हें शहर में फरोख्त करता था। दोनों दोस्तों की हालत बहुत खस्ता थी। न घर में खाने को दाना था और न तन पर पहनने को कपड़ा। लेकिन इन मुसीबतों के बावजूद दोनों दोस्त एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। अगर जमशेद के घर में खाना होता तो वह अरमान को भी खिलाता और अगर अरमान के पास कुछ होता तो वह जमशेद के साथ बांट लेता था। एक रोज जमशेद जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। वह सुबह से ही जंगल के अंदर गहराई तक चला गया था क्योंकि शहर के नजदीक के इलाकों में तो सारे पेड़ कट चुके थे। दोपहर का वक्त हो चुका था और सूरज सर पर चढ़ आया था। जमशेद एक बड़े से पुराने दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपनी पोटली से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला जो उसकी मां ने सुबह उसे दिया था। जब वह रोटी खा रहा था तो उसकी नजर उस पुराने दरख्त की जड़ों पर पड़ी। जड़ों के बीच में एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। जमशेद उत्सुकता से उठा और उस जगह पर गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां पर मिट्टी थोड़ी ढीली थी और कुछ पुराने पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। जमशेद ने अपनी कुल्हाड़ी से वहां खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खोदने के बाद उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। उसने और तेजी से मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा लोहे का संदूक नजर आया। संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी हुई थी। संदूक के ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो किसी पुरानी जुबान में लिखे गए लगते थे। जमशेद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से उस संदूक को मिट्टी से बाहर निकाला। संदूक बहुत भारी था। जमशेद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जो बुरी तरह से जंग खा चुका था। जमशेद ने अपनी कुल्हाड़ी से उस ताले पर जोर से वार किया। 2-3 वार के बाद ताला टूट गया और संदूक का ढक्कन खुल गया। जब जमशेद ने संदूक के अंदर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक सोने की मोहरों, हीरे जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा पड़ा था। इतना खजाना जमशेद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जमशेद ने खुशी से संदूक को देखा और फिर उसके दिमाग में पहला ख्याल अपने दोस्त अरमान का आया। उसने दिल में सोचा कि यह खजाना मैं अपने दोस्त के साथ बराबर बांट लूंगा। हम दोनों अपनी गरीबी से निजात पालेंगे। लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज संदूक से आई। वह आवाज बहुत पुरानी और डरावनी थी। आवाज में किसी बूढ़े आदमी की कराहट सुनाई दे रही थी। जमशेद डर गया और पीछे हट गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके संदूक को ध्यान से देखा। आवाज थम गई थी। जमशेद ने सोचा कि शायद यह उसका वहम था। उसने संदूक को बंद कर दिया और उसे अपनी चादर में लपेट लिया। संदूक बहुत भारी था, लेकिन जमशेद ने किसी तरह उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि वह इस खजाने का क्या करेगा। जब जमशेद शहर के बाहर पहुंचा तो उसे दरिया के किनारे अपना दोस्त अरमान दिखाई दिया। अरमान मछलियां पकड़ रहा था। जमशेद खुशी से उसकी तरफ दौड़ा और बोला, अरमान, अरमान, जरा इधर तो आओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। अरमान ने अपना जाल छोड़ा और जमशेद के पास आया। उसने पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? जमशेद ने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें तो नहीं देख रहा। फिर उसने चादर खोली और संदूक को दिखाया। अरमान ने जब संदूक देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। यह क्या है? अरमान ने हैरानी से पूछा। यह एक खजाने का संदूक है जो मुझे जंगल में मिला है, जमशेद ने कहा। आओ, हम इसे कहीं सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं और इसे खोलकर देखते हैं। दोनों दोस्त एक पुराने खंडहर में गए जो दरिया के किनारे था। वहां कोई नहीं था। जमशेद ने संदूक खोला और अरमान ने जब खजाना देखा तो उसके होश उड़ गए। या अल्लाह, इतना सारा खजाना! अरमान ने हैरानी से कहा। जमशेद, यह सब कहां से आया? जमशेद ने उसे पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे उसे यह संदूक जंगल में मिला था। फिर जमशेद ने कहा, अरमान, यह खजाना सिर्फ मेरा नहीं है, यह हम दोनों का है। हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने जमशेद का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं भाई, यह खजाना तुम्हें मिला है, यह सिर्फ तुम्हारा है, मैं इसमें से कुछ नहीं लूंगा। जमशेद ने जिद की, नहीं अरमान, तुम मेरे भाई हो,
जो मेरा है वह तुम्हारा भी है। हम बचपन से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। यह खजाना हम दोनों मिलकर बराबर बांटेंगे। दोनों दोस्तों में बहस होने लगी कि कौन ज्यादा हिस्सा लेगा। अंत में अरमान मान गया और उन्होंने खजाने को 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया। लेकिन अचानक संदूक से फिर वही अजीब आवाज आई। इस बार आवाज और भी साफ थी। एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, जो भी इस खजाने को हासिल करेगा उसे श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह खजाना किसी श्रापित बादशाह का है। इस श्राप को तोड़ने के लिए सच्ची दोस्ती और कुर्बानी की जरूरत होगी। दोनों दोस्त डर गए। अरमान ने कहा, जमशेद, यह खजाना श्रापित है, हमें इसे वापस रख देना चाहिए। लेकिन जमशेद ने कहा, नहीं अरमान, हम गरीब लोग हैं। यह खजाना हमारी जिंदगी बदल सकता है। चाहे कोई भी श्राप हो, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। अरमान ने भी हिम्मत की और कहा, ठीक है भाई, हम साथ हैं तो हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। दोनों दोस्तों ने खजाने को अपने अपने घरों में छुपा दिया। जमशेद ने अपने हिस्से का खजाना अपनी झोंपड़ी के फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा दिया। अरमान ने भी अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर अपना हिस्सा छुपाया। उस रात जमशेद को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि इस खजाने से वह क्या क्या कर सकता है। वह अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक अच्छा घर बना सकता था, वह अच्छे कपड़े पहन सकता था, वह अच्छा खाना खा सकता था। लेकिन उस श्राप की बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। अगली सुबह जमशेद बाजार में गया। उसने अपने पास से कुछ सोने की मोहरें निकाली और एक सर्राफ के पास गया। सर्राफ ने जब सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। वे मोहरें बहुत पुरानी और बहुत कीमती थीं। सर्राफ ने पूछा, भाई, ये मोहरें तुम्हें कहां से मिली? जमशेद ने झूठ बोला, ये मेरे दादा की विरासत हैं, मैं इन्हें बेचना चाहता हूं। सर्राफ ने उसे अच्छी कीमत दी और जमशेद ने पैसे लेकर बाजार से सामान खरीदा। उसने अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदे, अपने बाप के लिए एक नई चादर खरीदी और घर के लिए राशन का सामान भी खरीदा। जब जमशेद घर पहुंचा तो उसकी माँ हैरान रह गई। उसने पूछा, बेटा, ये सब तुमने कहां से खरीदा? जमशेद ने अपनी माँ से झूठ नहीं बोला। उसने पूरी बात बता दी कि उसे जंगल में खजाना मिला था। उसकी माँ ने चिंता से कहा, बेटा, अगर यह खजाना किसी का है तो हमें मुसीबत हो सकती है, और वह श्राप की बात भी बहुत डरावनी लगती है। जमशेद ने अपनी माँ को तसल्ली दी, अम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं और अरमान मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। उधर अरमान ने भी अपने हिस्से से कुछ हीरे बेचे और पैसे कमाए। उसने भी अपने घर वालों के लिए सामान खरीदा। दोनों दोस्तों की जिंदगी में अचानक बदलाव आ गया था। लेकिन शहर में खबर फैलने में देर नहीं लगी। लोग बातें करने लगे कि 2 गरीब लड़के अचानक अमीर कैसे हो गए। कुछ लोगों को शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यह खबर शहर के कोतवाल तक पहुंची। कोतवाल का नाम रुस्तम था। वह बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसने अपने जासूसों को भेजा कि वे पता लगाएं कि इन 2 लड़कों को अचानक इतना पैसा कहां से मिला। जासूसों ने पता लगाया और कोतवाल को बताया कि जमशेद को जंगल में एक खजाना मिला था, जिसे उसने अपने दोस्त अरमान के साथ बांट लिया था। कोतवाल के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर इतना खजाना उन 2 गरीब लड़कों को मिल गया तो उसमें से कुछ हिस्सा तो मुझे भी मिलना चाहिए। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन कोतवाल ने अपने सिपाहियों के साथ जमशेद के घर पर छापा मारा। उन्होंने जमशेद के घर की तलाशी ली और फर्श के नीचे छुपे हुए खजाने को खोज निकाला। कोतवाल ने जमशेद को गिरफ्तार कर लिया और बोला, तुमने यह खजाना चोरी किया है। यह सरकारी खजाना है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जमशेद ने विनती की, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह खजाना मुझे जंगल में मिला था। किसी का नाम या निशान नहीं था इस पर। लेकिन कोतवाल नहीं माना। उसने जमशेद को जेल में डाल दिया। जब अरमान को यह खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ कोतवाल के पास गया। अरमान ने कहा, हुजूर, जमशेद बेकसूर है। वह खजाना उसे जंगल में मिला था। अगर कोई गुनाह है तो मैं भी बराबर का शरीक हूं, क्योंकि उसने वह खजाना मेरे साथ बांट लिया था। कोतवाल ने अरमान को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों दोस्तों को जेल में डाल दिया। उसने सारा खजाना जब्त कर लिया। जेल में दोनों दोस्त बहुत परेशान थे। जमशेद ने अरमान से कहा, भाई, यह सब मेरी वजह से हुआ। मुझे वह खजाना नहीं उठाना चाहिए था। अरमान ने तसल्ली दी, नहीं जमशेद, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम दोनों साथ हैं और साथ ही इस मुसीबत से निकलेंगे। उसी रात जेल में एक अजीब घटना हुई। दोनों दोस्त सो रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उठे तो देखा कि जेल की दीवार पर एक बूढ़े बादशाह का साया दिखाई दे रहा था। बूढ़ा बादशाह कह रहा था, मैं शाहजाद नासिर था। मुझे मेरे वजीर ने धोखा देकर मार डाला था और मेरे खजाने पर कब्जा कर लिया था।
लेकिन मरने से पहले मैंने अपने खजाने पर श्राप डाल दिया था कि जो भी इस खजाने को पाएगा उसे धोखे और विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर सच्ची दोस्ती और कुर्बानी से यह खजाना हासिल किया जाए तो यह श्राप टूट जाएगा। दोनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जमशेद ने कहा, हम सच्चे दोस्त हैं और हम एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बूढ़े बादशाह की आत्मा ने कहा, तुम्हारी दोस्ती की असली परीक्षा अभी बाकी है। जल्द ही तुम्हें ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें अपने दोस्त के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तुम यह कर सके तो श्राप टूट जाएगा और खजाना सही मायने में तुम्हारा हो जाएगा। यह कहकर बादशाह का साया गायब हो गया। दोनों दोस्त चुपचाप बैठे रहे। वे सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह कोतवाल ने दोनों को बादशाह के दरबार में पेश किया। उस शहर का बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था। उसका नाम सुल्तान मलिक था। बादशाह ने पूरा मामला सुना। कोतवाल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, इन दोनों ने सरकारी खजाना चुराया है, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बादशाह ने जमशेद की बात भी सुनी। जमशेद ने पूरी सच्चाई बता दी कि उसे यह खजाना जंगल में कैसे मिला था। बादशाह सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह खजाना अगर तुम्हें जंगल में मिला था और उस पर किसी का नाम नहीं था तो यह तुम्हारा हक है। लेकिन कोतवाल का कहना भी गलत नहीं है। मुझे इस मामले की और जांच करनी होगी। बादशाह ने दोनों दोस्तों को कुछ दिनों के लिए महल में ही नजरबंद कर दिया और जांच का हुक्म दिया। लेकिन बादशाह के दरबार में एक चालाक वजीर था जिसका नाम सैफुद्दीन था। वजीर बहुत लालची और धूर्त था। जब उसे इस खजाने के बारे में पता चला तो उसके दिल में लालच आ गया। वजीर ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों लड़कों को फंसा दूं तो यह खजाना मेरा हो जाएगा। उसने एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। वजीर सैफुद्दीन बहुत चालाक और मक्कार इंसान था। उसने बादशाह सुल्तान मलिक के दरबार में कई साल से खिदमत की थी और अपनी चालाकी से बादशाह का भरोसा हासिल कर लिया था। लेकिन दिल से वह बहुत लालची और बेईमान था। जब उसे उस खजाने के बारे में पता चला जो जमशेद और अरमान को मिला था तो उसके दिल में एक शैतानी योजना आई। एक रात वजीर ने कोतवाल रुस्तम को अपने महल में बुलाया। दोनों एक कमरे में बैठे और दरवाजे बंद कर लिए। वजीर ने कोतवाल से कहा, रुस्तम, तुम मेरे पुराने साथी हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यह खजाना जो तुमने जब्त किया है, यह बहुत बड़ा खजाना है। इसकी कीमत लाखों अशरफियों से भी ज्यादा है। कोतवाल ने कहा, हाँ हुजूर, मैंने भी अंदाजा लगाया है। लेकिन अब यह खजाना बादशाह के कब्जे में है। हम क्या कर सकते हैं? वजीर मुस्कुराया और बोला, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम चालाकी से काम लें तो यह खजाना हमारा हो सकता है और बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। कोतवाल की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, लेकिन कैसे? बादशाह तो बहुत समझदार हैं। वजीर ने अपनी योजना बताई। हम उन दोनों लड़कों को बादशाह के खिलाफ साजिश रचने के इल्जाम में फंसा देंगे। जब बादशाह उन्हें सजाए मौत देंगे तो उनका खजाना सरकारी हो जाएगा और फिर मैं बादशाह को समझाऊंगा कि यह खजाना राजकोष में जमा करने से पहले मुझे गिनना चाहिए। उसी वक्त हम असली खजाने की जगह नकली चीजें रख देंगे और असली खजाना हम दोनों आपस में बांट लेंगे। कोतवाल थोड़ा डर गया। उसने कहा, लेकिन हुजूर, अगर बादशाह को पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वजीर ने गुस्से से कहा, बादशाह को पता नहीं चलेगा अगर तुम ठीक से अपना काम करो। बताओ, तुम्हें आधा खजाना चाहिए या नहीं? कोतवाल लालच में आ गया और बोला, जी हुजूर, मैं आपके हर हुक्म का पालन करूंगा। वजीर ने कहा, बहुत अच्छे। कल सुबह तुम बादशाह के पास जाकर कहना कि तुम्हारे जासूसों ने बताया है कि वे दोनों लड़के बादशाह के खिलाफ बगावत की साजिश रच रहे हैं। तुम कहना कि उनके पास एक पत्र मिला है जिसमें दूसरे शहर के बागियों से संपर्क की बात लिखी है। लेकिन हुजूर, ऐसा कोई पत्र तो है नहीं, कोतवाल ने कहा। वजीर ने एक कागज निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। यह पत्र मैंने खुद लिखा है। यह जमशेद की लिखाई जैसा दिखता है। तुम इसे बादशाह को दिखाना। बादशाह को शक हो जाएगा और वे उन लड़कों से सख्ती से पूछताछ करेंगे। कोतवाल ने पत्र लिया और अपने घर चला गया। उसके दिल में थोड़ा डर था, लेकिन लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। अगली सुबह कोतवाल बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में बादशाह के साथ वजीर सैफुद्दीन और दूसरे अमीर भी बैठे थे। कोतवाल ने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मुझे एक खतरनाक खबर मिली है। बादशाह ने पूछा, क्या बात है कोतवाल, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? कोतवाल ने कहा, जहां पनाह, मेरे जासूसों ने बताया है कि वे दोनों लड़के जमशेद और अरमान जिन्हें खजाना मिला था, वे सिर्फ गरीब लड़के नहीं हैं। वे दरअसल बागियों के गुर्गे हैं जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? कोतवाल ने वह जाली पत्र निकाला और बादशाह को दिया। जहां पनाह, यह पत्र मुझे जमशेद के घर से मिला है। इसमें दूसरे शहर के बागियों से संपर्क की बात लिखी है। वे बादशाह की हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, मेरे भाइयों, हमें जो खजाना मिला है उससे हम हथियार खरीद सकते हैं। यह वक्त है कि हम इस जालिम बादशाह के खिलाफ उठ खड़े हों। तुम अपने साथियों को तैयार रखो, जल्द ही मैं तुम्हें खबर भेजूंगा। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, इन दोनों को फौरन दरबार में हाजिर करो। वजीर सैफुद्दीन जो चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी योजना काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद सिपाही जमशेद और अरमान को दरबार में ले आए। दोनों दोस्त बादशाह के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने कहा था कि तुम गरीब लड़के हो, लेकिन असल में तुम बागी हो जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। जमशेद हैरान रह गया। उसने कहा, जहां पनाह, हम बागी नहीं हैं, हम तो सिर्फ गरीब लड़के हैं। यह कोई गलतफहमी है। बादशाह ने वह पत्र उन्हें दिखाया। यह पत्र तुम्हारे घर से मिला है, इसमें साफ साफ बगावत की बात लिखी है। जमशेद ने पत्र देखा और बोला, जहां पनाह, यह पत्र मैंने नहीं लिखा, यह किसी ने जाली लिखा है। मैं तो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूं, मैं ऐसा पत्र कैसे लिख सकता हूं? अरमान भी बोला, जहां पनाह, हम दोनों मासूम हैं, किसी ने हमें फंसाने की कोशिश की है। लेकिन वजीर सैफुद्दीन बीच में बोला, जहां पनाह, बागी हमेशा अपना गुनाह कबूल नहीं करते। इनकी बातों में मत आइए, इन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। दूसरे अमीर भी वजीर की बात से सहमत हो गए। बादशाह सोच में पड़ गया। वह दिल से तो इन लड़कों को बेगुनाह मानता था, लेकिन सबूत उनके खिलाफ था। बादशाह ने कहा, मैं इस मामले में फैसला करने से पहले और जांच करना चाहता हूं। इन दोनों को फिलहाल जेल में रखा जाए। सिपाहियों ने जमशेद और अरमान को फिर से जेल में डाल दिया। दोनों दोस्त बहुत परेशान थे। जेल में जमशेद ने अरमान से कहा, भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। वह पत्र मैंने नहीं लिखा, किसी ने हमें फंसाया है। अरमान ने कहा, मुझे शक है कि यह सब उस वजीर की करतूत है। मैंने सुना है कि वह बहुत चालाक और बेईमान है। शायद वह हमारा खजाना हथियाना चाहता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जमशेद ने पूछा। बादशाह तो हमें गुनहगार समझ रहे हैं। अरमान ने कहा, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। उसी रात फिर वही बूढ़े बादशाह नासिर की आत्मा प्रकट हुई। उसने दोनों दोस्तों से कहा, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। वजीर सैफुद्दीन वही शैतान है जिसने मुझे भी धोखा देकर मार डाला था। वह मेरा वजीर था और उसी ने मेरे खजाने पर कब्जा करने के लिए मुझे जहर दे दिया था। लेकिन मरने से पहले मैंने अपना खजाना जंगल में छुपा दिया था और उस पर श्राप डाल दिया था। जमशेद ने पूछा, लेकिन हम क्या करें? हमें तो मौत की सजा मिल सकती है। बादशाह की आत्मा ने कहा, तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा होगी। जल्द ही एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें से एक को दूसरे के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तुम सच्चे दोस्त हो तो यह श्राप टूट जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। यह कहकर आत्मा गायब हो गई। दोनों दोस्त चुपचाप बैठे रहे। वे सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन वजीर सैफुद्दीन ने अपनी साजिश का अगला कदम उठाया। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैंने इन बागियों के बारे में और जांच की है। मुझे पता चला है कि ये लोग पड़ोसी शहर के बागियों से संपर्क में हैं। अगर हम इन्हें जल्दी से सजा नहीं देंगे तो बगावत फैल सकती है। बादशाह ने कहा, लेकिन मुझे अभी भी शक है, वे लड़के मुझे मासूम लगते हैं। वजीर ने कहा, जहां पनाह, बागी हमेशा मासूम ही दिखते हैं। ये उनकी चाल होती है। आप एक काम करिए, इन दोनों से अलग अलग पूछताछ करवाइए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो दोनों की कहानी एक जैसी होगी। अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनकी बातों में फर्क होगा। बादशाह को यह तरकीब अच्छी लगी। उसने हुक्म दिया कि पहले जमशेद को दरबार में लाया जाए। जमशेद को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम सच सच बताओ, तुम्हें वह खजाना कैसे मिला? जमशेद ने पूरी सच्चाई बताई। उसने बताया कि कैसे उसे जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे वह संदूक मिला था, कैसे उसमें से अजीब आवाज आई थी और कैसे उसने अपने दोस्त अरमान के साथ उस खजाने को बांट लिया था। बादशाह ने पूछा, तुमने अपने दोस्त से यह क्यों नहीं कहा कि यह खजाना सिर्फ तुम्हारा है? तुमने उसे आधा हिस्सा क्यों दिया? जमशेद ने कहा, जहां पनाह,
अरमान मेरा सच्चा दोस्त है, हम बचपन से साथ हैं। जो मेरा है वह उसका भी है। मैं अपनी खुशी उसके बिना नहीं मना सकता। बादशाह जमशेद की बातों से प्रभावित हुआ। उसे लगा कि यह लड़का सच बोल रहा है। फिर बादशाह ने जमशेद को वापस जेल में भेज दिया और अरमान को बुलाया। अरमान ने भी बिल्कुल वही कहानी बताई जो जमशेद ने बताई थी। दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं था। बादशाह को अब यकीन हो गया कि ये लड़के सच बोल रहे हैं। लेकिन वजीर सैफुद्दीन ने फिर अपना जाल फैलाया। वजीर ने कहा, जहां पनाह, इन दोनों ने पहले से ही मिलकर यह कहानी बना ली होगी। यह कोई सबूत नहीं है कि ये बेगुनाह हैं। असली सबूत तो वह पत्र है जो इनके घर से मिला है। बादशाह फिर सोच में पड़ गया। वजीर की बात में भी वजन था। तभी दरबार में एक बूढ़ा फकीर आया। वह फकीर बहुत बुजुर्ग और नेक दिल था। उसका नाम दरवेश हमजा था। वह पूरे शहर में मशहूर था क्योंकि उसके पास रूहानी ताकतें थीं और वह लोगों की मदद किया करता था। दरवेश ने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं कि मैं इन दोनों लड़कों से मिल सकूं। मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। बादशाह ने दरवेश को बहुत इज्जत दी क्योंकि वह जानता था कि दरवेश कभी झूठ नहीं बोलता। बादशाह ने कहा, जरूर दरवेश साहब, आप जेल में जाकर उन लड़कों से मिल सकते हैं। वजीर सैफुद्दीन के चेहरे पर परेशानी के निशान आ गए। वह नहीं चाहता था कि कोई भी इस मामले में दखल दे, लेकिन वह बादशाह के सामने कुछ नहीं बोल सका। दरवेश हमजा जेल में गए और जमशेद और अरमान से मिले। उन्होंने दोनों की आंखों में देखा और उन्हें पता चल गया कि ये लड़के बेगुनाह हैं। दरवेश ने उनसे पूछा, तुम लोगों ने बादशाह के खिलाफ कोई साजिश की है? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं दरवेश साहब, हम तो बादशाह के वफादार हैं। किसी ने हमें झूठा फंसाया है। दरवेश ने उनसे पूरी कहानी सुनी। जब उन्होंने बूढ़े बादशाह नासिर की आत्मा के बारे में सुना तो वे सब समझ गए। दरवेश ने कहा, मैं जानता हूं कि यह श्रापित खजाना क्या है। कई साल पहले बादशाह नासिर का राज हुआ करता था। उनके वजीर ने उन्हें धोखा देकर मार डाला था। उस वजीर का नाम भी सैफुद्दीन था। शायद यही वजीर वो है या उसका कोई रिश्तेदार है। जमशेद और अरमान हैरान रह गए। दरवेश ने कहा, तुम्हारी दोस्ती की परीक्षा होगी। तुम्हें डरना नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। दरवेश वापस दरबार में गए और बादशाह से कहा, जहां पनाह, ये लड़के बेगुनाह हैं। किसी ने उन्हें फंसाने की साजिश रची है। मुझे इस मामले की गहराई से जांच करने की इजाजत दीजिए। बादशाह ने कहा, ठीक है दरवेश साहब, आप जांच करिए, लेकिन अगर ये गुनहगार निकले तो इन्हें सजा जरूर मिलेगी। वजीर सैफुद्दीन को अब घबराहट होने लगी। उसे डर था कि कहीं दरवेश उसकी साजिश का पर्दाफाश न कर दे। उसने रात को कोतवाल को बुलाया और कहा, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वह बूढ़ा दरवेश सब खराब कर देगा। कोतवाल ने पूछा, तो अब क्या करें? वजीर ने एक और शैतानी योजना बनाई। उसने कहा, हम बादशाह को यह विश्वास दिलाएंगे कि इन लड़कों ने जादू टोने से दरवेश को अपने वश में कर लिया है, और हम एक और सबूत पेश करेंगे जो इनके गुनाह को साबित कर देगा। वजीर ने एक और जाली दस्तावेज तैयार किया जिसमें लिखा था कि जमशेद और अरमान ने पड़ोसी शहर के बागियों को खजाने से पैसे भेजे थे। अगले दिन वजीर ने यह दस्तावेज बादशाह को दिखाया, लेकिन दरवेश हमजा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने दस्तावेज देखा और कहा, जहां पनाह, यह भी जाली है। इसकी लिखावट वही है जो पहले पत्र की थी। किसी ने यह सब बनाया है। वजीर घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा, जहां पनाह, दरवेश साहब भी इन बागियों के जादू में आ गए हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। बादशाह अब परेशान हो गया। एक तरफ उसका विश्वास पात्र वजीर था और दूसरी तरफ नेक दरवेश। वह किसकी बात माने? तभी एक अजीब घटना हुई। दरबार में अचानक तेज हवा चलने लगी और बूढ़े बादशाह नासिर की आत्मा प्रकट हो गई। सभी लोग डर गए। आत्मा ने कहा, मैं बादशाह नासिर हूं। मुझे मेरे वजीर सैफुद्दीन ने धोखा देकर मार डाला था। यही वजीर आज भी उसी खानदान का है जिसने मुझे धोखा दिया था। ये दोनों लड़के बेगुनाह हैं। लेकिन वजीर सैफुद्दीन ने जल्दी से कहा, जहां पनाह, यह इन बागियों का जादू है। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बादशाह सोच में पड़ गया। वह नहीं जानता था कि किसकी बात सच है। बादशाह सुल्तान मलिक बहुत परेशान था। एक तरफ उसका वजीर सैफुद्दीन था जो कह रहा था कि जमशेद और अरमान बागी हैं। दूसरी तरफ दरवेश हमजा था जो कह रहे थे कि वे लड़के बेगुनाह हैं। और फिर वह अजीब आत्मा भी प्रकट हुई थी जो कह रही थी कि वजीर के खानदान ने पुराने बादशाह को धोखा दिया था। बादशाह ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह दोनों लड़कों को एक आखिरी मौका दे। उसने दरबार में ऐलान किया,
मैं कल सुबह अपना फैसला सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन दोनों लड़कों को एक आखिरी मौका देता हूं कि वे अपनी बेगुनाही साबित करें। वजीर सैफुद्दीन मन ही मन खुश हुआ। वह जानता था कि दो गरीब लड़के अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर पाएंगे। उसने सोचा कि कल बादशाह उन्हें सजा दे देंगे और फिर खजाना उसका हो जाएगा। उस रात जेल में जमशेद और अरमान बहुत उदास बैठे थे। जमशेद ने कहा, अरमान, मुझे लगता है कि कल हमें सजा मिल जाएगी। बादशाह हम पर विश्वास नहीं कर रहे। अरमान ने तसल्ली दी, भाई, हम बेगुनाह हैं। अल्लाह जानता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। वह जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर कल हमें सजा मिल गई तो? जमशेद ने पूछा। अरमान ने जमशेद का हाथ पकड़ा और कहा, तो हम साथ ही मरेंगे। कम से कम हम साथ तो हैं। मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं तुम्हें अकेले सजा न मिले। जमशेद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अरमान, तुम सच्चे दोस्त हो। काश मैंने वह खजाना न उठाया होता। तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गए। अरमान ने कहा, नहीं भाई, जो होना था वो हो गया। अब हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। उसी रात फिर बादशाह नासिर की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, बेटो, तुम्हारी असली परीक्षा कल होगी। तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, लेकिन घबराना मत। अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची है तो तुम में से एक को दूसरे के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। तभी यह श्राप टूटेगा और सच्चाई सामने आएगी। दोनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रात भर अल्लाह से दुआ मांगी। अगली सुबह पूरा शहर बादशाह के दरबार में जमा हो गया। सभी लोग जानना चाहते थे कि बादशाह क्या फैसला सुनाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि वे लड़के बेगुनाह हैं और कुछ कह रहे थे कि वे बागी हैं। दरबार में बादशाह सुल्तान अपने तख्त पर बैठे। उनके दाहिनी ओर वजीर सैफुद्दीन बैठा था, जिसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान थी। बाईं ओर दरवेश हमजा खड़े थे, जो दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह सच्चाई की मदद करे। बादशाह ने हुक्म दिया, जमशेद और अरमान को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही दोनों दोस्तों को लेकर आए। दोनों के हाथों में बेड़ियां थीं और उनके चेहरे उदास थे, लेकिन उनकी आंखों में हिम्मत भी थी। बादशाह ने कहा, मैंने पूरी रात सोचा है। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। वह पत्र और दस्तावेज जो तुम्हारे घर से मिले हैं, वे बताते हैं कि तुम बागी हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद तुम बेगुनाह हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम 3 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित कर सको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर सैफुद्दीन थोड़ा नाराज हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि बादशाह फौरन सजा सुना दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जमशेद ने कहा, जहां पनाह, हम बेगुनाह हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि किसी ने हमें फंसाया है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन है और क्यों है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर तुम पता लगा सको कि तुम्हें किसने फंसाया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जमशेद और अरमान को जेल में रखा जाए, लेकिन उन्हें शहर में जांच करने की इजाजत दी जाए। 2 सिपाही हर वक्त उनके साथ रहेंगे। दोनों दोस्त जेल से बाहर निकले और शहर में जांच करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। किसी को कुछ पता नहीं था। वे बहुत परेशान हो गए। पहला दिन गुजर गया और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब तीसरा दिन था और यह उनका आखिरी मौका था। तीसरे दिन की सुबह जमशेद ने कहा, अरमान, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। कल हमें मौत की सजा मिल जाएगी। अरमान ने कहा, चलो दरवेश हमजा के पास चलते हैं, शायद वे कुछ मदद कर सकें। दोनों दोस्त दरवेश के पास गए। दरवेश एक छोटी सी खानकाह में रहते थे जो शहर के बाहर थी। दरवेश ने उन्हें देखा तो समझ गए कि वे बहुत परेशान हैं। दरवेश ने कहा, बेटो, मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमशेद ने पूछा, कैसी कुर्बानी? दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। बस इतना याद रखो, सच्ची दोस्ती में कुर्बानी देनी पड़ती है, और जो दोस्त अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देता है वह सबसे बड़ा दोस्त होता है। दोनों दोस्त दरवेश की बातें सुनकर और भी परेशान हो गए। वे वापस जेल में आ गए। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। वे बस दुआ करते रहे कि अल्लाह उनकी मदद करे। अगली सुबह बादशाह ने फिर दरबार लगाया। पूरा शहर दरबार में जमा था। सभी जानना चाहते थे कि क्या जमशेद और अरमान अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। बादशाह ने पूछा, जमशेद और अरमान, तुम्हारे पास क्या सबूत है? दोनों ने सिर झुका लिया। जमशेद ने कहा, जहां पनाह,
हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम बेगुनाह हैं। अल्लाह हमारा गवाह है। वजीर सैफुद्दीन खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, अब तो साफ है कि ये लोग गुनहगार हैं। इन्हें फौरन सजा दी जानी चाहिए। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे अपना फैसला सुनाना होगा। जमशेद और अरमान को बगावत के जुर्म में मौत की सजा दी जाती है। कल सुबह इन्हें फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग रोने लगे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये लड़के बेगुनाह हैं। दरवेश हमजा की आंखों में आंसू आ गए। जमशेद और अरमान को फिर जेल में भेज दिया गया। जेल में जमशेद ने अरमान से कहा, भाई कल हम दोनों मर जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी है। अगर अगली जिंदगी में भी हम दोस्त बन सकें तो बहुत अच्छा होगा। अरमान रोने लगा और बोला, जमशेद, तुम मेरी वजह से मर रहे हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ वह खजाना न बांटा होता तो शायद तुम्हें यह सजा न मिलती। जमशेद ने कहा, नहीं अरमान, तुमने मेरा साथ दिया इसलिए मैं खुश हूं। अगर मैं अकेला होता तो शायद बर्दाश्त न कर पाता, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे हिम्मत मिलती है। दोनों दोस्त रात भर बातें करते रहे। वे अपनी बचपन की यादें याद करते रहे। कैसे वे साथ खेलते थे, कैसे वे एक दूसरे की मदद करते थे, कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सिपाही जेल में आए। उन्होंने कहा, तुम दोनों को फांसी की जगह पर ले जाना है। शहर के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था जहां सजाएं दी जाती थीं। वहां 2 फांसी के फंदे लटके हुए थे। पूरा शहर वहां जमा हो गया था। सभी लोग देखना चाहते थे कि क्या होता है। बादशाह सुल्तान मलिक भी वहां मौजूद थे। वजीर सैफुद्दीन उनके साथ था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह सोच रहा था कि जल्दी ही वह खजाना उसका हो जाएगा। जमशेद और अरमान को मैदान में लाया गया। दोनों के हाथों में बेड़ियां थीं। सिपाही उन्हें फांसी के तख्ते पर ले गए। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। झल्लाद ने कहा, बादशाह सलामत, फांसी के लिए 2 फंदे हैं, लेकिन मैं एक बार में सिर्फ एक को ही फांसी दे सकता हूं। पहले किसे फांसी दूं? बादशाह ने सोचा और कहा, पहले जमशेद को फांसी दो, क्योंकि यह खजाना उसे मिला था। यह सुनते ही अरमान चीख उठा, नहीं, पहले मुझे फांसी दो। सभी लोग हैरान रह गए। जमशेद भी चौंक गया। उसने कहा, अरमान, तुम क्या कह रहे हो? अरमान ने कहा, जमशेद, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं नहीं देख सकता कि तुम पहले मरो। मुझे पहले फांसी दो ताकि मुझे तुम्हारी मौत देखनी ना पड़े। जमशेद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं अरमान, मैं पहले मरूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ सहो। दोनों दोस्त एक दूसरे से बहस करने लगे कि कौन पहले मरेगा। यह देखकर पूरी भीड़ रोने लगी। किसी ने ऐसी दोस्ती नहीं देखी थी जहां दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए पहले मरना चाहते हों। दरवेश हमजा भी वहां थे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह देखिए कि ये लड़के कैसे सच्चे दोस्त हैं। क्या बागी इस तरह की दोस्ती दिखा सकते हैं? बादशाह भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। लेकिन वजीर सैफुद्दीन ने कहा, जहां पनाह, यह सब दिखावा है। इन्हें फांसी दी जानी चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, पहले जमशेद को फांसी दो। झल्लाद जमशेद को फांसी के तख्ते पर ले गया। अरमान रो रहा था और चीख रहा था, नहीं, मुझे पहले फांसी दो, मुझे पहले मारो। झल्लाद ने जमशेद के गले में फंदा डाला। पूरी भीड़ रो रही थी। बादशाह की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्हें अपना फैसला पूरा करना था। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, और फिर बूढ़े बादशाह नासिर की आत्मा प्रकट हो गई। आत्मा ने कहा, रुको, इन लड़कों ने अपनी सच्ची दोस्ती साबित कर दी है। जब एक दोस्त दूसरे के लिए पहले मरना चाहता है तो यह सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। इनकी दोस्ती सच्ची है और अब मेरा श्राप टूट गया है। यह कहकर आत्मा ने वजीर सैफुद्दीन की तरफ इशारा किया और बोला, यही वह शैतान है जिसने इन मासूम लड़कों को फंसाया है। यह वही खानदान का है जिसने मुझे धोखा देकर मारा था। इसने ही वे जाली पत्र लिखे थे। पूरी भीड़ हैरान रह गई। बादशाह सुल्तान मलिक ने वजीर की तरफ देखा। वजीर का चेहरा पीला पड़ गया था। बादशाह ने कहा, यह सच है सैफुद्दीन? वजीर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मासूम लड़कों को फंसाने की कोशिश की, क्यों? वजीर ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे उस खजाने पर कब्जा करना था, इसलिए उसने यह सब किया। उसने कोतवाल रुस्तम के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। बादशाह ने फौरन कोतवाल को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। दोनों को जेल में डाल दिया गया।
फिर बादशाह ने जमशेद के गले से फंदा हटवाया और दोनों दोस्तों को माफ कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, तुम सच्चे और वफादार हो। जमशेद और अरमान रो रहे थे। वे एक दूसरे से गले मिले। पूरी भीड़ खुशी से चीख रही थी। बादशाह नासिर की आत्मा ने कहा, अब मेरा श्राप टूट गया है। यह खजाना अब इन दोनों सच्चे दोस्तों का है। वे इसके हकदार हैं। मुझे अब शांति मिल गई है। यह कहकर आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। आसमान साफ हो गया और सूरज फिर चमकने लगा। बादशाह सुल्तान मलिक ने जमशेद और अरमान को माफ कर दिया था और उनका पूरा खजाना वापस कर दिया था। दोनों दोस्त बादशाह के बहुत शुक्रगुजार थे। पूरे शहर में उनकी दोस्ती की कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ऐसी सच्ची दोस्ती सदियों में एक बार देखने को मिलती है। बादशाह ने वजीर सैफुद्दीन और कोतवाल रुस्तम को जेल में डाल दिया था। अगले दिन बादशाह ने दरबार लगाया और दोनों मुजरिमों को पेश किया गया। बादशाह ने गुस्से से कहा, सैफुद्दीन, तुम मेरे विश्वास पात्र वजीर थे। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने दो मासूम लड़कों को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। सिर्फ एक खजाने के लालच में तुमने अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर दिया। वजीर सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका गुनाह साबित हो चुका था। बादशाह ने कहा, तुम दोनों को मैं उम्र कैद की सजा देता हूं। तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ोगे और तुम्हारी सारी दौलत जब्त कर ली जाएगी। सिपाहियों ने वजीर और कोतवाल को जेल में वापस भेज दिया। पूरे दरबार में लोग खुश थे कि आखिरकार इंसाफ हो गया। फिर बादशाह ने जमशेद और अरमान को बुलाया। दोनों दोस्त सलाम करके बादशाह के सामने खड़े हो गए। बादशाह ने कहा, जमशेद और अरमान, तुम दोनों ने अपनी सच्ची दोस्ती से मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने तुम पर शक किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारा खजाना तुम्हें वापस मिल गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ और भी मिले। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया और हुक्म दिया, इन दोनों को 10,000 अशरफियां इनाम में दी जाएं और साथ ही शहर के बाहर जो 2 बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं वे भी इन्हें दे दी जाएं। जमशेद और अरमान को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने कहा, और हां जमशेद, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में एक जगह संभालो। तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी देखकर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे नए वजीर बनोगे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। जमशेद तो खुद भी हैरान था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं तो एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूं। मुझे दरबारी काम की कोई समझ नहीं है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, वजीर बनने के लिए दरबारी तरीके नहीं, ईमानदार दिल की जरूरत होती है और वह तुम्हारे पास है। तुम सीख जाओगे। जमशेद ने बादशाह की बात मान ली। अरमान भी बहुत खुश था अपने दोस्त के लिए। उसी शाम दोनों दोस्त अपनी नई हवेलियों में चले गए। हवेलियां एक दूसरे के बगल में थीं। दोनों ने अपने अपने परिवारों को बुलाया। जमशेद की बूढ़ी माँ और बाप बहुत खुश थे। अरमान के माता पिता भी खुशी से रो रहे थे। कुछ दिनों बाद जमशेद ने अपना काम वजीर के तौर पर शुरू किया। वह बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। बादशाह उससे बहुत खुश थे। अरमान ने एक बड़ा कारोबार शुरू किया। वह शहर में सामान की खरीद फरोख्त करता था। दोनों दोस्त अब अमीर हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। वे हर रोज शाम को मिलते और साथ बैठकर बातें करते। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, खुशी हमेशा नहीं रहती। कुछ महीने बाद एक नई मुसीबत आने वाली थी। जेल में बंद वजीर सैफुद्दीन का एक छोटा भाई था जिसका नाम तैमूर था। तैमूर भी अपने भाई जितना ही चालाक और मक्कार था। जब उसे पता चला कि उसके भाई को जेल में डाल दिया गया है तो वह बहुत गुस्सा हुआ। तैमूर पड़ोसी शहर में रहता था। वह एक अमीर सौदागर था, लेकिन दिल से बहुत बुरा था। जब उसे पूरी कहानी पता चली तो उसने अपने भाई से बदला लेने की ठान ली। तैमूर एक रात बादशाह सुल्तान मलिक के शहर में आया। वह छुपकर जेल में अपने भाई से मिला। उसने सैफुद्दीन से पूछा, भाई तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? सैफुद्दीन ने गुस्से में पूरा किस्सा सुनाया। उसने कहा, वे 2 गरीब लड़के जमशेद और अरमान, उनकी वजह से मेरी यह हालत हुई है। अब जमशेद तो बादशाह का नया वजीर बन गया है और मैं यहां सड़ रहा हूं। तैमूर ने कहा, भाई तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं उन दोनों दोस्तों की ऐसी तैसी करूंगा कि वे अपनी दोस्ती को कोसेंगे। सैफुद्दीन ने पूछा, लेकिन कैसे? वे दोनों तो बादशाह के चहेते बन गए हैं। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन दोनों की दोस्ती में दरार डालूंगा। जब दोस्त ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो बादशाह क्या कर लेंगे, और फिर मैं तुम्हें इस जेल से निकाल लूंगा।
यह कहकर तैमूर वहां से चला गया। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। अगले दिन तैमूर एक अमीर सौदागर के भेष में बादशाह के शहर में दाखिल हुआ। उसके साथ कई ऊंट थे जिन पर कीमती सामान लदा था। उसने शहर के बीचों बीच एक बड़ी दुकान खोली। तैमूर बहुत चालाक था। उसने सबसे पहले शहर के अमीर लोगों से दोस्ती की। वह उन्हें महंगे तोहफे देता और उनकी खुशामद करता। धीरे धीरे उसकी शोहरत शहर में फैलने लगी। एक दिन तैमूर ने अरमान से मुलाकात की। अरमान को नहीं पता था कि यह आदमी कौन है। तैमूर ने बहुत अदब से अरमान को सलाम किया और कहा, मैं तैमूर हूं, एक सौदागर। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बहुत नेक और ईमानदार इंसान हैं। अरमान को तैमूर की बातें अच्छी लगीं। तैमूर ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम साथ में कारोबार करें। मेरे पास बहुत कीमती सामान है जो मैं दूसरे शहरों से लाता हूं। अगर हम मिलकर काम करें तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। अरमान ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। उसने तैमूर के साथ कारोबार शुरू करने की हामी भर दी। धीरे धीरे तैमूर और अरमान की दोस्ती बढ़ने लगी। तैमूर अरमान के घर जाता और उसके साथ बैठकर बातें करता। वह अरमान को महंगे तोहफे भी देता। एक दिन तैमूर ने अरमान से कहा, भाई मुझे आपके दोस्त जमशेद से भी मिलना है। सुना है वे बहुत अच्छे इंसान हैं और अब बादशाह के वजीर भी बन गए हैं। अरमान ने कहा, जमशेद मेरा बचपन का दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अगले दिन अरमान तैमूर को लेकर जमशेद के पास गया। जमशेद दरबार में अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब उसे पता चला कि अरमान आया है तो वह फौरन मिलने आ गया। अरमान ने कहा, जमशेद, यह मेरा नया दोस्त तैमूर है। यह एक सौदागर है और बहुत अच्छा इंसान है। जमशेद ने तैमूर को सलाम किया, लेकिन जमशेद को कुछ अजीब लगा। उसे तैमूर की आंखों में कुछ शैतानी नजर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि अरमान ने उसे अपना दोस्त बताया था। तैमूर ने बहुत मीठी बातें की और जमशेद की भी खूब तारीफ की। फिर वह वहां से चला गया। उस रात जमशेद को नींद नहीं आई। उसे तैमूर पर शक हो रहा था। उसने सोचा कि कल वह इस बारे में अरमान से बात करेगा। अगले दिन जमशेद अरमान के घर गया। उसने कहा, अरमान, मुझे तुम्हारे नए दोस्त तैमूर पर शक है। मुझे लगता है कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। अरमान को यह सुनकर बुरा लगा। उसने कहा, जमशेद, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तैमूर बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हें उससे जलन हो रही है। जमशेद हैरान रह गया। उसने कहा, अरमान, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। मुझे तुमसे क्यों जलन होगी? मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। लेकिन अरमान नहीं माना। उसने कहा, जमशेद, अब तुम वजीर बन गए हो तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन भूल मत जाओ कि हम दोनों एक जैसे गरीब लड़के थे। जमशेद को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अरमान, मैं कभी नहीं भूला कि हम कहां से आए हैं। मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। दोनों दोस्तों में पहली बार झगड़ा हुआ। अरमान गुस्से में अपने घर चला गया और जमशेद उदास होकर वापस महल गया। यह देखकर तैमूर बहुत खुश हुआ। उसकी योजना काम कर रही थी। अब उसने अपनी साजिश का अगला कदम उठाया। कुछ दिन बाद तैमूर ने अरमान से कहा, भाई, मुझे एक बहुत बड़ा कारोबार का मौका मिला है। एक दूसरे शहर में एक बादशाह को बहुत सारा सामान चाहिए। अगर हम यह सौदा कर लें तो हमें लाखों की कमाई होगी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अरमान ने पूछा, कितने पैसों की जरूरत है? तैमूर ने कहा, कम से कम 50,000 अशरफियां। मेरे पास 30,000 हैं। बाकी 20,000 की जरूरत है। अरमान ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं अपना खजाना बेच सकता हूं। तैमूर ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारा खजाना मत बेचो। वह तुम्हारी किस्मत है। मैं किसी और से कर्ज ले लूंगा। लेकिन अरमान ने जिद की। उसने कहा, नहीं तैमूर, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरमान ने अपने हिस्से के खजाने में से 20,000 अशरफियों के बराबर सोना और हीरे तैमूर को दे दिया। तैमूर ने कहा, मैं 2 महीने में सारा पैसा ब्याज के साथ वापस कर दूंगा, और साथ ही इस सौदे से जो फायदा होगा वह भी आधा आधा बांटेंगे। अरमान ने कहा, ठीक है भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तैमूर खजाना लेकर चला गया, लेकिन वह किसी कारोबार के लिए नहीं गया। उसने वह सारा खजाना अपने घर में छुपा लिया। 2 महीने बीत गए, लेकिन तैमूर वापस नहीं आया। अरमान बहुत परेशान हो गया। उसने तैमूर की दुकान पर जाकर पता किया तो उसे बताया गया कि तैमूर तो 1 महीने पहले ही शहर छोड़कर चला गया है। अरमान को बहुत धक्का लगा। उसे समझ आ गया कि तैमूर ने उसे धोखा दिया है। वह बहुत उदास हो गया। उसे जमशेद की बात याद आई। जमशेद ने तो पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। अब अरमान के पास बहुत कम पैसे बचे थे। उसका कारोबार भी डूबने लगा। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसे जमशेद के पास जाने में शर्म आ रही थी,
क्योंकि उसने जमशेद से बुरा बर्ताव किया था। उधर जमशेद भी परेशान था। उसे अपने दोस्त की फिक्र थी। वह रोज अरमान के घर के पास से गुजरता, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात अरमान की हालत बहुत खराब हो गई। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई और उसके पास दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। अरमान ने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, उसे जमशेद के पास जाना होगा। लेकिन वह बहुत शर्मिंदा था। अगली सुबह अरमान जमशेद के घर गया। जब जमशेद ने दरवाजा खोला तो उसने अरमान को बहुत कमजोर और उदास देखा। जमशेद को फौरन समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जमशेद ने पूछा, अरमान, तुम ठीक तो हो? तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे तैमूर ने उसे धोखा दिया। जमशेद ने अरमान को गले लगा लिया और कहा, भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम तो दोस्त हैं। तुम्हारी मुसीबत मेरी मुसीबत। अरमान रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो जमशेद, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुमने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जमशेद ने कहा, अरमान, दोस्तों के बीच माफी की कोई जरूरत नहीं होती। तुम मेरे भाई हो, जो मेरा है वह तुम्हारा भी है। जमशेद ने फौरन अरमान को अपने घर बुलाया और उसे खाना खिलाया। फिर उसने अपने खजाने में से आधा हिस्सा निकाला और अरमान को दे दिया। अरमान ने कहा, नहीं जमशेद, मैं यह नहीं ले सकता। जमशेद ने कहा, अरमान, क्या तुम भूल गए? जब हमें पहली बार खजाना मिला था तो मैंने तुम्हारे साथ बांट लिया था। आज भी मैं वही कर रहा हूं। हम दोनों साथ हैं और साथ ही रहेंगे। अरमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने सच्चे दोस्त को गले लगा लिया। लेकिन अभी तैमूर की साजिश खत्म नहीं हुई थी। वह अभी और भी खतरनाक योजना लेकर आने वाला था। जमशेद ने अरमान की मदद की थी और दोनों दोस्तों के बीच की दरार खत्म हो गई थी। अरमान अपने घर वापस गया और अपनी मां का इलाज करवाया। जमशेद के दिए हुए पैसों से उसने फिर से अपना कारोबार शुरू किया। दोनों दोस्त पहले से भी ज्यादा करीब आ गए थे, क्योंकि उन्होंने एक और मुश्किल वक्त साथ गुजारा था। लेकिन तैमूर अपनी साजिश में अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। उसने सिर्फ अरमान को धोखा दिया था, लेकिन उसका असली मकसद दोनों दोस्तों को तबाह करना और अपने भाई सैफुद्दीन को जेल से छुड़ाना था। अब वह अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाला था। 2 महीने बाद एक रात तैमूर फिर से शहर में लौटा, लेकिन इस बार वह छुप कर आया था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और अपना चेहरा छुपा रखा था। वह सीधा जेल में गया और पहरेदारों को रिश्वत देकर अपने भाई सैफुद्दीन से मिला। सैफुद्दीन ने पूछा, तैमूर, तुमने क्या किया? क्या तुम उन दोनों दोस्तों को तबाह कर पाए? तैमूर ने कहा, भाई, मैंने अरमान को तो धोखा दे दिया, लेकिन वह जमशेद फिर उसकी मदद कर गया। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत है, लेकिन अब मैं एक ऐसी साजिश रचूंगा कि उनकी दोस्ती टूट जाएगी और दोनों तबाह हो जाएंगे, और तुम भी इस जेल से आजाद हो जाओगे। सैफुद्दीन ने पूछा, क्या योजना है? तैमूर ने अपनी योजना बताई। उसने कहा, मैं बादशाह को यह विश्वास दिलाऊंगा कि जमशेद उनके खिलाफ बगावत की साजिश रच रहा है। लेकिन इस बार मैं सिर्फ जाली पत्र नहीं दिखाऊंगा। मैं एक ऐसा जाल बिछाऊंगा कि अरमान को अपने दोस्त के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। या तो अरमान अपने दोस्त को बचाने के लिए बादशाह से झूठ बोलेगा और खुद मारा जाएगा, या फिर सच बोलेगा और जमशेद मारा जाएगा। दोनों में से एक तो जरूर मरेगा। सैफुद्दीन ने खुशी से कहा, बहुत अच्छी योजना है, जल्दी करो। तैमूर ने अगले दिन अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने एक नकली पत्र तैयार किया जो जमशेद की लिखावट में था। पत्र में लिखा था, मेरे साथियों, बादशाह सुल्तान मलिक बहुत कमजोर हो गए हैं। यह सही वक्त है कि हम उन्हें हटाकर एक नया बादशाह बनाएं। मैं वजीर हूं और मुझे महल की सारी जानकारी है। अगले हफ्ते के जुमे की नमाज के बाद हम हमला करेंगे। तुम अपने साथियों को तैयार रखो। लेकिन तैमूर जानता था कि सिर्फ एक पत्र से काम नहीं चलेगा। उसे कोई गवाह चाहिए था, और वह गवाह होगा अरमान। तैमूर ने एक नकली दाढ़ी लगाई और अपनी शक्ल बदल ली। फिर वह एक फकीर के भेष में अरमान के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अरमान ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़े फकीर को देखा। फकीर ने कहा, बेटा, क्या मुझे एक रात तुम्हारे घर में रुकने की इजाजत है? अरमान दिल का बहुत नेक था। उसने कहा, जरूर फकीर साहब, आइए, अंदर आइए। तैमूर अंदर आया और अरमान ने उसे खाना खिलाया। रात को तैमूर ने कहा, बेटा, आज मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे सोने की जगह दे दो। अरमान ने उसे एक कमरे में सुला दिया, लेकिन तैमूर सोया नहीं। आधी रात को वह उठा और चुपके से अरमान के घर में घूमने लगा। उसने एक संदूक देखा जो बंद था।
उसने संदूक खोला और उसमें वह नकली पत्र छुपा दिया जिसमें जमशेद के खिलाफ बगावत की बात लिखी थी। फिर तैमूर ने एक और काम किया। उसने जमशेद की मोहर चुराने के लिए रात को जमशेद के घर जाने का फैसला किया। वह चुपके से अरमान के घर से निकला और जमशेद के घर गया। जमशेद सो रहा था। तैमूर ने उसकी वजीर की मोहर चुरा ली जो उसकी मेज पर रखी थी। फिर तैमूर ने उस नकली पत्र पर जमशेद की मोहर लगा दी। अब पत्र असली लगने लगा। अगली सुबह तैमूर अरमान के घर से चला गया। अरमान को कुछ पता नहीं था कि रात को क्या हुआ था। उसी दिन दोपहर में बादशाह के महल में तैमूर ने एक खत भेजा। खत में लिखा था कि अगर बादशाह अरमान के घर की तलाशी लें तो उन्हें एक बहुत खतरनाक साजिश का पता चलेगा। बादशाह को यह खत मिला तो वे परेशान हो गए। उन्होंने फौरन सिपाहियों को भेजा कि वे अरमान के घर की तलाशी लें। सिपाही अरमान के घर पहुंचे। अरमान हैरान हो गया। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? मैंने क्या गुनाह किया? सिपाहियों के सरदार ने कहा, हमें बादशाह का हुक्म है कि हम तुम्हारे घर की तलाशी लें। सिपाहियों ने पूरे घर की तलाशी ली। जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो उसमें से वह पत्र मिला जिसमें बगावत की बात लिखी थी और उस पर जमशेद की मोहर लगी थी। सिपाहियों के सरदार ने पत्र पढ़ा और कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है। तुम्हारे घर से यह पत्र मिला है, इसका मतलब तुम बगावत की साजिश में शामिल हो। अरमान ने कहा, लेकिन मुझे इस पत्र के बारे में कुछ नहीं पता। यह मेरे घर में कैसे आया? सिपाहियों ने अरमान को गिरफ्तार कर लिया और उसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने पत्र पढ़ा। उन्होंने जमशेद की मोहर देखी और बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, यह जमशेद की मोहर है। क्या जमशेद सच में बगावत की साजिश रच रहा है? अरमान ने कहा, जहां पनाह, यह नामुमकिन है। जमशेद आपका सबसे वफादार वजीर है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। यह किसी की साजिश है। बादशाह ने कहा, लेकिन यह पत्र तुम्हारे घर से मिला है और इस पर जमशेद की मोहर भी है। तुम क्या कहना चाहते हो? अरमान सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि कल रात एक फकीर उसके घर में रुका था। शायद वही फकीर यह पत्र छुपा कर गया होगा। अरमान ने पूरी बात बादशाह को बताई, लेकिन बादशाह को यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा, सब बहाने लगते हैं। मुझे लगता है कि तुम और जमशेद दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। बादशाह ने जमशेद को भी बुलवाया। जब जमशेद दरबार में आया तो बादशाह ने उससे पूछा, जमशेद, यह तुम्हारी मोहर है? जमशेद ने मोहर देखी और कहा, जी हां जहां पनाह, यह मेरी मोहर है, लेकिन यह पत्र मैंने नहीं लिखा। बादशाह ने कहा, लेकिन यह तुम्हारी लिखावट जैसी लगती है। जमशेद ने पत्र पढ़ा और कहा, जहां पनाह, किसी ने मेरी लिखावट की नकल की है। मैं कभी आपके खिलाफ साजिश नहीं रच सकता। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। बादशाह सोच में पड़ गए। एक तरफ सबूत था और दूसरी तरफ जमशेद की वफादारी। वे क्या करें? तभी दरबार में दरवेश हमजा आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह फिर से किसी की साजिश है। पहली बार भी इन दोनों दोस्तों को फंसाया गया था और अब फिर यही हो रहा है। बादशाह ने कहा, लेकिन दरवेश साहब, इस बार सबूत बहुत मजबूत है। पत्र अरमान के घर से मिला है और उस पर जमशेद की मोहर भी है। दरवेश ने कहा, जहां पनाह, मुझे इन दोनों से अलग अलग बात करने की इजाजत दीजिए। बादशाह ने इजाजत दे दी। दरवेश ने पहले जमशेद से बात की। जमशेद ने कहा, दरवेश साहब, मैं बेगुनाह हूं। मैंने यह पत्र नहीं लिखा। दरवेश ने पूछा, तुम्हारी मोहर कहां रहती है? जमशेद ने कहा, मेरी मेज पर। लेकिन रुकिए, कल रात जब मैं उठा तो मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है। दरवेश ने फिर अरमान से बात की। अरमान ने उस फकीर के बारे में बताया। दरवेश ने कहा, वह फकीर कैसा दिखता था? अरमान ने पूरी तरह से बताया। दरवेश को कुछ शक हुआ। उन्होंने अपनी रूहानी ताकतों से पता लगाया और उन्हें समझ आ गया कि वह फकीर असल में तैमूर था। दरवेश ने बादशाह को सब बताया, लेकिन बादशाह ने कहा, यह सब अंदाजे हैं, मुझे पक्के सबूत चाहिए। बादशाह ने फैसला किया, मैं अरमान से एक सवाल पूछूंगा। अगर वह सच बोलेगा तो जमशेद को सजा मिलेगी। अगर वह झूठ बोलेगा तो उसे खुद सजा मिलेगी। बादशाह ने अरमान से पूछा, अरमान, तुम सच सच बताओ, क्या यह पत्र तुम्हारे घर से मिला? अरमान के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। अगर वह हां कहेगा तो जमशेद पर शक होगा और उसे सजा मिल सकती है। अगर वह ना कहेगा तो वह झूठा साबित होगा और उसे खुद सजा मिलेगी। अरमान ने एक पल सोचा। उसे अपने दोस्त की याद आई। कैसे जमशेद ने हमेशा उसका साथ दिया था, कैसे उसने अपना खजाना उसके साथ बांटा था,
कैसे उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। अरमान ने फैसला किया। उसने कहा, जहां पनाह, हाँ, यह पत्र मेरे घर से मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह वहां कैसे आया। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जमशेद बेगुनाह है। अगर कोई गुनहगार है तो वह मैं हूं, क्योंकि यह पत्र मेरे घर से मिला है। मुझे सजा दीजिए, लेकिन जमशेद को छोड़ दीजिए। यह सुनकर जमशेद चीख पड़ा, नहीं अरमान, तुम क्या कह रहे हो? तुम बेगुनाह हो, मुझे सजा दो। अरमान ने कहा, नहीं जमशेद, तुम बादशाह के वजीर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर मैं मरूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मरे तो बादशाह को नुकसान होगा। जमशेद रोने लगा, अरमान, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुम्हें सजा मिली तो मैं भी मर जाऊंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ रहे थे। पूरे दरबार में लोग रो रहे थे। यह दृश्य देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते थे। तभी फिर से आसमान में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बूढ़े बादशाह नासिर की आत्मा फिर प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, ये दोनों दोस्त फिर से अपनी सच्ची दोस्ती साबित कर रहे हैं। जब एक दोस्त दूसरे की जगह सजा लेने को तैयार हो तो यह सबसे बड़ी कुर्बानी है। ये दोनों बेगुनाह हैं। असली गुनहगार तैमूर है, जो सैफुद्दीन का भाई है। बादशाह ने पूछा, तैमूर कौन है? आत्मा ने कहा, वही जो एक फकीर बनकर अरमान के घर में रुका था, वही जो रात को जमशेद की मोहर चुरा कर ले गया था। वह अभी भी इस शहर में छुपा हुआ है, उसे पकड़ो। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को भेजा। दरवेश हमजा ने अपनी रूहानी ताकतों से पता लगाया कि तैमूर कहां छुपा है। सिपाहियों ने तैमूर को एक पुराने मकान से पकड़ लिया। जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, तूने यह साजिश क्यों रची? तैमूर ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए यह सब किया था। बादशाह बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तूने दो मासूम दोस्तों को फंसाने की कोशिश की, तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तुझे बहुत सख्त सजा मिलेगी। बादशाह ने तैमूर को उम्र कैद की सजा दी और उसे उसके भाई सैफुद्दीन के साथ जेल में डाल दिया। फिर बादशाह ने जमशेद और अरमान की तरफ मुड़कर कहा, मैंने फिर से तुम दोनों पर शक किया, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों सच्चे दोस्त हो और सच्चे वफादार हो। जमशेद और अरमान ने कहा, जहां पनाह, आपने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, हमें कोई शिकायत नहीं है। बादशाह ने कहा, तुम दोनों की दोस्ती मिसाल है। मैं चाहता हूं कि पूरी सल्तनत तुम्हारी इस दोस्ती से सीखे। आज से अरमान भी मेरे दरबार में एक खास मनसब पर रहेंगे। तुम दोनों मिलकर इस सल्तनत की खिदमत करोगे। फिर बादशाह ने दोनों दोस्तों को और भी इनाम दिए, उन्हें और जमीन दी और उनकी इज्जत और बढ़ा दी। उस दिन के बाद जमशेद और अरमान ने साथ मिलकर कई साल तक बादशाह की सेवा की। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती की कहानी पूरी सल्तनत में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। बूढ़े बादशाह नासिर की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। उसका श्राप पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि दो सच्चे दोस्तों ने अपनी कुर्बानी से साबित कर दिया था कि सच्ची दोस्ती दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जमशेद और अरमान ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की। उन्होंने गरीबों की मदद की। उन्होंने शहर में कई अस्पताल और स्कूल बनवाए। वे हमेशा याद रखते थे कि वे कहां से आए थे और कभी घमंड नहीं किया। जब वे बूढ़े हो गए तो उनके बच्चे भी उसी तरह दोस्त बन गए जैसे उनके बाप थे। उनकी दोस्ती पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और इस तरह जमशेद और अरमान की सच्ची दोस्ती की कहानी सदियों तक लोगों की जुबान पर रही। लोग कहते हैं कि अगर दोस्ती सच्ची हो तो कोई भी मुसीबत उसे तोड़ नहीं सकती। सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। जमशेद और अरमान ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ खुशी के वक्त साथ देने का नाम नहीं है। असली दोस्ती तो मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ देने में है। असली दोस्ती में ईर्ष्या नहीं होती, लालच नहीं होता, सिर्फ प्यार और कुर्बानी होती है। और यही सबक है जो हमें इस कहानी से मिलता है कि सच्ची दोस्ती दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। यह किसी सोने या हीरे से ज्यादा कीमती है और जो इस खजाने को पाता है वह सबसे अमीर इंसान होता है। कहानी का संदेश, सच्ची दोस्ती में वफादारी, कुर्बानी और विश्वास होता है। मुसीबतों में भी दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लालच और धोखे से बचना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चे दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।